बॉयज़ एंड गर्ल्स, आपका स्वागत है कॉमर्स की पाठशाला में। माफ़ी चाहूँगा काफ़ी दिनों बाद कोई एजुकेशनल वीडियो बना रहा हूँ। और माफ़ी मैं इसलिए मांग रहा हूँ बिकॉज मैं बहुत दिनों से बना नहीं पा रहा था ड्यू टू वेरियस रीजंस। मैंने आपको बताया था ऑलरेडी। तो बट फ्रॉम नाउ ऑन मैंने जैसा कि प्रॉमिस किया था कि वीडियोस जो हैं रेगुलर बेसिस पे आएंगी। और ये उसी कड़ी में ये पहला वीडियो है जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, और उन सारे क्वेश्चन के साथ मैं उसका आंसर भी आपको बताता चलूँगा। तो टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि छोटे मार्क्स में आ सकता है। मे बी जैसे 20 मार्क्स से क्वेश्चन में 15+5 का जो क्वेश्चन होता है, जो 5 मार्क्स से क्वेश्चन होते हैं, उसमें यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट के टाइप्स क्या हैं। तो ब्रॉडली अगर देखा जाए तो उसके बहुत सारे टाइप्स हैं, बट यहाँ पे मेनली दो तरह के टाइप्स को डिस्कस किया गया है, इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। उसके बाद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट खुद ही में एक बहुत बड़ा चैप्टर है जो कि मैं लाइव आकर के आपके सामने पढ़ाऊँगा। लेटर ऑन जब सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी तो मैं लाइव आकर के आपके सामने पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो फिलहाल हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि है इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का डिटेल, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में दो तरह के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। दोनों का क्या मीनिंग होता है उसको मैं बताना स्टार्ट करता हूँ। उसके पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आपके सामने निकल करके आएगा, आपको उसको भी दबा देना है ताकि कोई भी वीडियो जो मैं अगली अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए, ठीक है। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो इन्वायरमेंट, इंटरनल एनवायरमेंट, देयर आर अ नंबर ऑफ इंटरनल एनवायरमेंट फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द स्ट्रेटेजिक डिसीजंस इन अ बिजनेस। सम ऑफ दीज फैक्टर्स आर, तो यहाँ पे जो बात बोली गई वो ये है कि यहाँ पे बहुत सारे इंटरनल एनवायरमेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि एक तरीके से बिजनेस के मूवमेंट को, बिजनेस के काम करने के तरीके को इन्फ्लुएंस करते हैं, और उन्हीं सारे फैक्टर्स के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। तो देखो बुलेट पॉइंट्स में सबसे पहला जो फैक्टर है वो दिया गया है, वो है वैल्यू सिस्टम एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स विच द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अडॉप्टेड। देखो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का काम करने का एक तरीका होता है, उसका एक एथिकल वैल्यू होती है कि देखो हम इस चीज़ में इतना, जैसे कि सपोज आपका दूध का बिजनेस है, अमूल कंपनी सपोज दूध का बिजनेस करती है ना, हम लोग उसका दूध पीते हैं, राइट। तो अमूल कंपनी अगर ये एथिकली उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो दूध में ज़्यादा पानी ना मिलाएं, दूध में ज़्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल ना करें, है ना। तो एथिक्स आपको ये बताता है कि आपको जो है चीज़ें सही करनी है, आपको सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में नहीं देखना, बल्कि जो आपका कस्टमर है, जो कंज्यूमर है, उसके बारे में भी आपको सोचना है। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है अपना एक एथिकल स्टैंडर्ड जो है अपनाती है, उसको अडॉप्ट करती है, और यही इंटरनल इन्वायरमेंट का एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनीज एज दे डिटरमाइन द प्रायोरिटीज, डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, फिलॉसफी, ईटीसी ऑफ द बिजनेस, ठीक है। तो हर एक कंपनी का देखना एक मिशन होता है, एक गोल होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे कि मैं अगर कॉमर्स की पाठशाला की बात करूं तो हमारे कॉमर्स की पाठशाला का जो मेन एम है वो ये है कि फ्री ऑफ कॉस्ट जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपको तक जो है नोट्स को पहुंचाना, राइट। बट कुछ कुछ नोट्स हमारे पास चार्जेबल हैं क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, हमारी टीम को काफ़ी ज़्यादा उसमें मेहनत करनी पड़ती है। तो उस केस में क्या होता है कि मैं थोड़ा सा उसमें चार्जेबल चीज़ें कर देता हूँ, थोड़ा सा चार्जेस वो हो जाती हैं। बट मैक्सिमम चीज़ें जैसे कि इस तरह की वीडियोज़ जो हैं, जितने भी सारी वीडियोज़ हैं वो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पर अवेलेबल है। चार्जेस आपको तब सिर्फ पे करना होता है जब आपको नोट्स लेने होते हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में जब आपको नोट्स लेने होते हैं उस वक्त पे सिर्फ आप वो चीज़ें चार्जेबल होती हैं, अदरवाइज़ कहीं पर भी कुछ भी चार्जेबल नहीं है। मैं जो वीडियोस बना करके आपको दे रहा हूँ इसके लिए मैं आपसे 1 रुपये भी डिमांड नहीं करता, और ना ही मैं चाहता हूँ कि आप मुझे दो, ठीक है। तो ये देखो ये कंपनी का जो मेरा मिशन है, मेरा कॉमर्स की पाठशाला का जो मिशन है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना रीच बढ़ाना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो फ्री एजुकेशन है उसको पहुंचाना, लोगों को एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराना, है ना। तो ये हर एक कंपनी का अपना एक मिशन होता है, गोल होता है और ऑब्जेक्टिव होता है जो कि उसकी प्रायोरिटीज़ को डिटरमाइन करते हैं। मेरा गोल अगर आपके मार्क्स एग्जामिनेशन में 90% लाना है, अगर ये मेरा गोल है तो मैं डेफिनेटली आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बनाऊँगा, अच्छे अच्छे क्वालिटीज़ की वीडियोज़ बनाऊँगा जिसमें कंटेंट काफ़ी बेहतर होगा, है ना। तो जो मेरा गोल होगा उसके अकॉर्डिंग ही मेरी प्रायोरिटी जो है वो भी एक तरीके से डिटरमाइन होगी। जो डायरेक्शन होगा डेवलपमेंट का, काम करने का जो तरीका होगा, जो डायरेक्शन होगा वो भी बहुत सही वे में होगा, उसकी फिलॉसफी, बिजनेस की टीसी वगैरह। तो ये भी एक इंटरनल एनवायरनमेंट का हिस्सा है। तीसरा पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट ऑफ प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ द मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक स्किल, मोरल, कमिटमेंट्स एंड एटीट्यूड्स ईटीसी। अब देखो जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है, फॉर एग्जांपल मेरे ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा दो लोग नहीं हैं, 2 से 3 लोग ही हैं, है ना। तो जो हमारी टीम जो है एक मिल करके किसी काम को कर रही है, तो ये हमारा सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है कॉमर्स की पाठशाला, इसमें 2-3 लोग मिल करके सपोज काम कर रहे हैं। तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का है कि सारे के सारे लोग इसमें प्रोफेशनल हैं, सारे के सारे लोग जो है अपने अपने काम में माहिर हैं। प्रोफेशनल का मतलब क्या होता है? माहिर होना,
है ना। तो जब आप काम में माहिर होते हो तो आपका काम करने का जो तरीका है वो भी बहुत बेहतरीन होता है ना। जो मैनेजमेंट होता है वो बहुत ही प्रोफेशनल होता है। जो रिसोर्सेज, जो अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, जैसे मेरे पास 2 लोगों की टीम है, तो वो टोटल 3 लोग हैं। तो जो 2 लोगों की टीम जो मेरे अलावा है, उनकी उनकी स्किल कैसी है, राइट। ये स्किल वाली बात हो जा रही है। तो उनका स्किल अगर बेहतर होगा तो भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अच्छे तरीके से काम करेगा। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो होता है उसमें किस तरह के ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उनका कमिटमेंट कैसा है, उनका एटीट्यूड कैसा है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो इंटरनल इन्वायरमेंट का हिस्सा होती हैं, जो कि बिजनेस के काम करने के तरीके को अफेक्ट करती हैं। अगर मेरे मेरे अंडर में सपोज जो लोग हैं, अगर वो प्रोफेशनल ना हुए, अगर वो लोग स्किलफुल ना हुए, तो आपको लगता है कि किसी भी बिजनेस को चला पाना इतना आसान हो पाएगा, राइट। नहीं ना, चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाएंगी। तो वो रीज़न यहाँ पे एक है, ठीक है। चौथा पॉइंट है फिजिकल एसेट एंड फैसिलिटीज लाइक नेचर ऑफ अवेलेबल टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन कैपेसिटी, होल्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक्स विच हैज़ अ डायरेक्ट बेयरिंग ऑन द मार्केटिंग एफिशिएंसी। अब हर एक कंपनी का इंटरनल इन्वायरमेंट का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फिजिकल एसेट्स आपके पास अवेलेबल है, चाहे वो नेचुरल, चाहे वो नेचर की तरफ से आपको दिए गए हों, कोई टेक्नोलॉजी सपोज आपको किसी से मिली है या फिर नेचर ने आपको सिखाई है, आपका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है आपके बिजनेस का वो कितना ज़्यादा है ना। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं बिजनेस के काम करने के तरीके पे असर डालती है ना। आपका डिस्ट्रीब्यूशन जो लॉजिस्टिक्स है वो कैसा है, आपको सपोज बंगाल से किसी चीज़ को दिल्ली लेकर के जाना है, तो आपका लॉजिस्टिक्स कैसा है, आपके पास क्या ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है कि आप अपने सामान को यहाँ से वहाँ तक भेज सको, है ना। इस तरह की चीज़ें अगर अवेलेबल होंगी तो आपका बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा, है ना। तो ये इंटरनल इन्वायरमेंट में इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो भी इंटरनल इन्वायरमेंट का हिस्सा है, जो कि बिजनेस के काम करने के तरीके के ऊपर असर डालती है, ठीक है। आगे चलते हैं। सो फाइनेंशियल फैक्टर्स सच एज फाइनेंशियल पोजीशन, कॉम्पोजिशन ऑफ फंड्स, सोर्स ऑफ फंड्स, कैपिटल स्ट्रक्चर, ये सारी की सारी चीज़ें आप जानते हो क्या होता है ना। इन सारी चीज़ों का किसी भी बिजनेस इन्वायरमेंट में होना, किसी भी बिजनेस इन्वायरमेंट के बिजनेस के इंटरनल इन्वायरमेंट का हिस्सा होना बहुत ही कॉमन सी बात है। ये इंटरनल इन्वायरमेंट का ही हिस्सा होता है। इन्हीं चीज़ों को आपको याद रखना है, और ये जितना अच्छे तरीके से काम करेंगे आपका बिजनेस भी उतना बेहतर तरीके से काम कर पाएगा, ठीक है। आखिरी पॉइंट है इंटरनल इन्वायरमेंट का, कॉर्पोरेट इमेज एंड ब्रांड इक्विटी विच द कंपनी हैज़ क्रिएटेड ओवर द ईयर्स। अब देखो, कोई भी कंपनी अगर कई कई सालों से काम कर रही है, जैसे कि अगर आप देखोगे तो मैंने अपनी कंपनी मतलब जो कॉमर्स ई पाठशाला उसको तकरीबन मैंने 2 साल पहले स्टार्ट करा था, और आज हमारे पास तकरीबन 16,000 जो है सब्सक्राइबर्स हैं, राइट। वेयर अगर आप दूसरे चैनल्स की बात करेंगे तो उनके पास जो है उतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, राइट। और मेरे सब्सक्राइबर अभी के टाइम पे थोड़े से कम भी हैं, इसलिए बिकॉज मैं पिछले 3-4 महीने से वीडियोस नहीं बना पा रहा था। अगर मैं बना रहा होता तो डेफिनेटली मेरे पास अभी सब्सक्राइबर तकरीबन 20,000 से ज़्यादा होते। तो ये ऐसा क्यों है, आप अगर ऐसा सोचोगे कि ऐसा क्यों है, तो फिर आपको पता चलेगा कि यहाँ पे हम लोग कुछ कुछ चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, अपनी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। तो आपको जो है अपना एक कॉर्पोरेट इमेज बना के रखना पड़ता है। अगर आप कंपनी की बात करें तो हर एक कंपनी को अपना एक इमेज बना करके रखना पड़ता है कि वो लोग जो है बहुत ही अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट को एक तरीके से मार्केट में लेकर के आते हैं। जो आपकी ब्रांड इक्विटी है ना, वो बहुत ही हायर होने चाहिए। आपका जो क्वालिटी कंटेंट है, जो आप चीज़ें कस्टमर का दे रहे हो, अपने कंज्यूमर को दे रहे हो, वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, ताकि कस्टमर जो है उस चीज़ को लेकर के सेटिस्फाई हो पाए और वो किसी और के पास ना जाए, है ना। जैसे कि सपोज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ और दूसरा कोई चैनल आया या फिर दूसरे कोई टीचर आए जो कि मुझसे अच्छे वीडियोस बना रहे हैं, तो डेफिनेटली मेरे पास जो व्यूअर्स हैं वो घटेंगे। अगर ना भी घटें तो उनके पास डेफिनेटली वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे, बिकॉज उनके पास अच्छा नॉलेज होगा, अच्छी चीज़ें वो पढ़ाएंगे, है ना। तो ये एक तरीके से आपको जो है कॉर्पोरेट इमेज और ब्रांड इक्विटी जो है बना करके रखनी पड़ती है, जिससे जो है आपका बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है। और ये जो है एक दिन में क्रिएट नहीं होता, ये ओवर द ईयर्स क्रिएट होता है, राइट। आगे देखते हैं। तो दीज इंटरनल फैक्टर्स ऑफ अ कंपनी डिटरमाइन द डिग्री ऑफ स्ट्रेंथ और वीकनेस विच अ कंपनी हैज़। तो ये सारे इंटरनल सोर्सेज जो होते हैं वो कंपनी के स्ट्रेंथ को, कंपनी का जो स्ट्रेंथ है, किस डिग्री का वो स्ट्रेंथ है, उसकी वीकनेस कितनी है, उसको ये सारी चीज़ें जो है डिटरमाइन करती हैं। एवरी कंपनी सपोज टू मेक एन एफिशिएंट यूज ऑफ दीज सोर्सेज टू अडेप्ट इट्स स्ट्रेटजीज टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट विद इन विच इट ऑपरेट्स, ठीक है ना। तो हर एक कंपनी को जो है उसके साथ ये उम्मीद की जाती है कंपनी की जो है इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए जो है काम को करेगी, इन सारे सोर्सेज को जो है अडेप्ट करेगी, नई नई स्ट्रैटेजीज बनाएगी इन सारे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और फिर जो है उस इन्वायरमेंट में वो काम करेगी, ऑपरेट करेगी, ठीक है ना। तो ये तो बात हो गई भाई इंटरनल एनवायरनमेंट की। अब हम बात कर लेते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की, ठीक है। सो द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट encompasses a variety of factors which are largely beyond the control of individual firms and which may provide opportunities and or pose threats to an organization.
देखो, नाम से पता चल रहा है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, मतलब ऐसा एनवायरनमेंट जो कि आपके बिजनेस के बाहर एग्जिस्ट करता है। तो जब कोई चीज़ आपके बिजनेस के बाहर एग्जिस्ट करेगी, आपकी कंपनी के बाहर एग्जिस्ट करेगी, तो आप क्या उम्मीद करते हो कि आपका कंट्रोल उस चीज़ के ऊपर रहेगा? रहना चाहिए? आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ। मैं आपको बता ही देता हूँ, नहीं रहेगा, है ना। इंटरनल एनवायरनमेंट, नाम से पता चल रहा था कि वो जो सारे के सारे फैक्टर्स थे वो आपके कंपनी के अंदर थे, तो उन चीज़ों के ऊपर आपका कंट्रोल था। अगर कोई आपका एम्प्लॉई स्किलफुल नहीं है तो आप उसको अच्छे तरीके से ट्रेन करके उसको आप स्किलफुल बना सकते हो। बट कोई ऐसा फैक्टर, सपोज पॉलिटिकल कोई फैक्टर, है ना, जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का हिस्सा है, जिसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, क्या आप उसको अपने कंट्रोल में ला सकते हो? नहीं। तो ये वो सारे फैक्टर्स हैं, वो सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि आपके कंपनी के कंट्रोल के बियॉन्ड हैं, आपके कंपनी के कंट्रोल के बाहर हैं। वही बात यहाँ पे बोली जा रही है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वो सारी चीज़ें आती हैं, वो सारे वैरायटी ऑफ फैक्टर्स आते हैं जो कि आपके कंट्रोल के, जो कि आपके इंडिविजुअल फर्म के कंट्रोल के बाहर होते हैं। अब ये या तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं या तो आपके लिए थ्रेट क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपना बिजनेस को कनाडा में चला रहे हो तो कनाडा में कैनिबल, मतलब मैरिजुआना जो है वो लीगल है, राइट। तो वहाँ की सरकार आपके लिए एक तरीके से बहुत ही आसानी से आपके लिए जो है बिज़नेस खोल रही है, इन रास्ते खोल रही है कि आप वहाँ जाकर के बिज़नेस कर सकते हो। सेम एज अगर आप इंडिया में कैनिबीज का बिज़नेस कर रहे हो, मैरिजुआना का बिज़नेस कर रहे हो, तो वो बैन है। तो पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो कनाडा का जो इन्वायरमेंट है वो कैनिबीज के बिज़नेस के लिए सही है, अच्छा है। उसी तरीके से इंडिया के इन्वायरमेंट के लिए वो सही नहीं है ना। तो यहाँ पे देखो, कनाडा की इन्वायरमेंट उसको अपॉर्चुनिटी दे रही है, वेयर एज इंडियन इन्वायरमेंट एक तरीके से थ्रेट पैदा कर रही है। वो सारी चीज़ें जिसका उत्पादन जो है कैनिबीज के द्वारा होता है, जिसमें मैरिजुआना की मात्रा होती है, उसके अगर बैन रहेगा तो वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पाएगा, है ना। तो ये जो होता है, ये जो आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करता है और साथ ही साथ थ्रेट भी क्रिएट करता है, ठीक है। So these factors happen to be economic, demographic, political, legal, socio-cultural, technological and natural। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का हिस्सा है। इसको हम एक एक करके जो है मैं डिटेल में आपके सामने लाइव आकर के इस टॉपिक को मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। इसको लेकिन आप याद करने के लिए बहुत ही सिंपल सा एक तरीका मैंने आपको बताया था, पेस्टल। पेस्टल आप याद रख लो, आपको बहुत ही सिंपली याद रहेगा। पी फॉर पॉलिटिकल, ई फॉर इकोलॉजिकल, ई फॉर इकोनॉमिकल, पीस्टल कर दो, है ना। एस फॉर सोशोलॉजिकल, टी फॉर टेक्नोलॉजिकल, एल फॉर लीगल, है ना। इस तरीके से डी फॉर डेमोग्राफिकल, है ना। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसको आप बहुत आसानी से याद कर सकते हो। पेस्टल, दे कॉन्स्टिट्यूट द रियल बिजनेस एनवायरनमेंट विच प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी और पोज थ्रेट टू एन ऑर्गेनाइजेशन। ये वो सारे रियल एक तरीके से बिजनेस एनवायरनमेंट हैं जो कि किसी भी बिजनेस के लिए एक तरीके से अपॉर्चुनिटी भी पैदा करते हैं और साथ ही साथ थ्रेट भी पैदा करते हैं। तो डिपेंड करता है कि सिचुएशन किस तरीके का है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा, जहाँ पे मैंने आपको इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में आपको बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने जो भी आपके साथ पढ़ रहे हैं, जो भी आपके कंपेनियंस हैं उनके साथ, ताकि एक तरीके से उनको जो है अच्छी कंटेंट क्वालिटी की जो है वीडियोज़ प्राप्त हो सकें और उनका जो मार्क्स है वो एग्जामिनेशन में बहुत ही बेहतर आ सके, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, बाय।